नमस्कार दर्शकों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक सनातन परंपराओं को मानने वाला देश है, जहां प्रकृति को पूजा जाता है। प्रकृति जिसे हम देवी माँ भी कहते हैं, उसके अंतर्गत हमारे देश के सारे पहाड़, नदियाँ, पशु पक्षी, पौधे सभी आते हैं। आज के ज़माने में, आज वर्तमान काल में जो हमारी प्रकृति की स्थिति है, पर्यावरण के जो परिणाम आ रहे हैं, उससे सभी परिचित हैं। इस पर्यावरण के संतुलन के लिए सभी लोग अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं। इसी पर्यावरण के संदर्भ में हमारे देश भारत में एक नई योजना नमामि गंगे के नाम से उद्घाटित हुई है। जो नमामि गंगे जो योजना है, ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए लगभग 118 से 121 शहरों को जो जीवनदायिनी है, उसका पर्यावरण से कैसे हमें बैलेंस करना है, इसके संदर्भ में दिया गया है। आज हिंदी सरिता कार्यक्रम में हम इसी नमामि गंगे के ऊपर चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि ये नमामि गंगे जो योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ की है, उसका क्या उद्देश्य है, वो आज वर्तमान स्थिति में कहाँ पहुँची है, इससे हमें क्या लाभ होंगे। और इस चर्चा को हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, वो हैं इस नमामि गंगा योजना के राष्ट्रीय संयोजक श्री डॉक्टर भरत पाठक। नमस्कार। श्री भरत पाठक जी, आपका इस दूरदर्शन केंद्र पणजी और समस्त दर्शकों की तरफ से स्वागत है। डॉक्टर भरत पाठक जी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में प्रारंभ किया, हालांकि उन्होंने चुनाव के पहले जब वो निर्वाचित नहीं हुए थे, तब भी उन्होंने एक आह्वान किया था कि माँ गंगा ने मुझे सेवा के लिए बुलाया है। उसके बाद उन्होंने अपने उस वादे को फलीभूत करते हुए 2014 में ये नमामि गंगे नाम की एक योजना चालू की। तो मैं और दर्शकों के साथ ये जानना चाहता हूँ कि ये नमामि गंगे योजना क्या है। नमामि गंगे योजना के संबंध में दूरदर्शन पर समय समय पर कार्यक्रम आते रहते हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जैसा आपने बताया कि माँ गंगा ने बुलाया है, ऐसा आह्वान, ऐसा देशवासियों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी थी और उसी के अनुरूप देश में पहली बार गंगा मंत्रालय बना। और गंगा मंत्रालय केवल इसी बात को लेकर के बना कि जीवनदायिनी माँ गंगा निर्मल अविरल बहें, उसमें अविरलता रहेगी तो निर्मलता रहेगी। ये हम सभी जानते हैं कि अगर जल रहेगा नदियों में तो शुद्ध भी रहेगा, जो भी जल बहने वाला है वो शुद्ध रहेगा। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत संपूर्ण देश में प्रमुख रूप से गंगा जी 5 राज्यों में बह कर के निकलती हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, प्रमुख रूप से 5 राज्यों से बह कर के ये नदी निकलती है। 2500 किलोमीटर तक की अपनी यात्रा पूर्ण करती हैं और इसमें स्थान स्थान पर सहायक नदियाँ उनकी धारा को अविरल करने के लिए, निर्मल करने के लिए, प्रवाह को बढ़ाने में सहायक होती हैं, जिसमें यमुना जी की महत्वपूर्ण भूमिका है। और यमुना जी की भी सहायक नदियाँ हैं, बुंदेलखंड का केन, बेतवा, धसान, चंबल। और ऐसे देश में अनेक नदियाँ जो गंगा बेसिन है, वो गंगा बेसिन के माध्यम से जो जल एकत्र होता है वो गंगा जी में जा कर के मिलता है, प्रवाह को बढ़ाता है। और हम देखते हैं कि बहुत बड़ी आबादी जीवनदायिनी माँ गंगा से, उनके जल से, उनके लिए, हम सभी के लिए पीने का पानी, सिंचाई के लिए जल, खेती के लिए उपलब्ध कराती हैं। और बहुत बड़ा जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है जो गंगा बेसिन से जुड़े हुए गांव हैं या शहर हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने गंगा मंत्रालय बनाया और एक स्पेसिफिक फोकस्ड एक्टिविटी प्रारंभ की,
मंत्रालय बनने से उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। सन 1985 में तत्कालीन सरकार ने भी एक गंगा एक्शन प्लान बनाया था। तो जो 1985 में गंगा एक्शन प्लान बना और 2014 में जो गंगा नमामि गंगे योजना बनी, इन दोनों का मूलभूत अंतर क्या है? गंगा एक्शन प्लान 1 बना, 2 भी बना, गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन जितना फोकस्ड और स्पेसिफिक काम नदी के साथ में होना चाहिए, जो भी प्रदूषित नालों का जल नदी में प्रवाहित होता था, जो पुराने STPs बने हुए थे और जो राज्य सरकारों को भी पैसा दिया गया था, उस पर ठीक ढंग से काम नहीं हुआ। पैसा जरूर आवंटित हुआ, राज्यों को पैसा मिला, लेकिन जितनी गति से काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। मंत्रालय बनने के बाद में विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपने देश के जो प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थान हैं, IITs ने, जब इस मंत्रालय की मंत्री सुश्री उमा भारती जी थी, देश के सभी विद्वानों से विचार विमर्श किया, गंगा मंथन हुआ। मंथन में से पूज्य संत महात्माओं का भी आशीर्वाद दिया गया, उनके भी विचार लिए गए। देश के जो जाने माने विशेषज्ञ हैं, जो पानी पर काम करने वाले हैं, उनकी भी सलाह ली गई, जनता की भी सलाह ली गई और फिर परियोजनाएं बनी। उन परियोजनाओं को मूर्त रूप देने का काम 2014 से प्रारंभ हुआ और जो अभी तक अनवरत चल रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नाम से एक संस्था बनी, उसको सरकार ने मान्यता दी। वो न केवल सरकार का पैसा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में क्लीन गंगा फंड के नाम से भी जनता के 1 रुपये से लेकर के और कितना भी सहयोग वो क्लीन गंगा फंड में दे सकता है। तो जो परियोजनाएं सरकार के पास में स्वीकृत हैं, लंबित हैं, चल रही हैं, उनके अलावा भी अगर कोई काम ध्यान में आता है जिसके लिए जनता आग्रह करती है, उन कामों को क्लीन गंगा फंड से कराया जाता है। और इस क्लीन गंगा फंड में सहयोग करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने भी जो उनको उपहार मिलते हैं, इतने वर्षों में जो भी उनको उपहार मिले हैं, उन उपहारों से जो आय हुई, उनकी बिक्री हुई, आप सभी ने सुना होगा, दूरदर्शन पे भी उसको दिखाया गया, चलाया गया। तो उस राशि को भी क्लीन गंगा फंड में जमा किया जाता है, जो जीवनदायिनी माँ गंगा को निर्मल अविरल बहाने में सहायक होता है। दर्शकों के साथ हम ये जानना चाहेंगे कि आपके इस नमामि गंगे योजना में कितनी तरह की परियोजनाएं हैं? राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत नदियों में बने, जो नदियों के तट पर बने जो घाट हैं, उन घाटों की स्वच्छता का काम है। जो प्रदूषित जल नदियों में नालों के माध्यम से पहुंचता है, उनको वो प्रदूषित जल नदियों में जाए ना, और अगर किसी प्रकार से किसी कारण से कहीं जाना है तो वो स्वच्छ होकर के जाए। इसके लिए जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं, उनको भी अलग अलग ढंग से बनाया है। कई स्थानों पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बन सकते हैं, तो वहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तहत बायो एंजाइम्स से भी जल को शुद्ध किया जा रहा है। कई जगह जलीय जीव जंतुओं के द्वारा नदियों को स्वच्छ किया जा रहा है, तो उसमें जलीय जीव जंतुओं के भी संरक्षण की बात है। नदी में निर्मल अविरल जल बहे, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जो कानपुर में पहली बैठक हुई थी गंगा समिति की, दूसरी बैठक अभी कलकत्ता में हुई जिसमें वो ऑनलाइन जुड़े थे, उन्होंने अर्थ गंगा के ऊपर जोर दिया कि जन गंगा है, ज्ञान गंगा है, अब अर्थ गंगा पर हमें काम करना चाहिए। अर्थ गंगा से तात्पर्य ये है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो नदियाँ, जो गंगा जी और गंगा जी की सहायक नदियाँ हैं, एक तो छोटी छोटी नदियों को पुनर्जीवित किया जाए, वर्षा के जल का संरक्षण किया जाए, और वो जल नदी में जो गति है उस गति को भी कम किया जाए प्राकृतिक ढंग से, और नदियाँ निर्मल अविरल बहें। इसलिए छोटी नदियों को जब पुनर्जीवित किया जाएगा, जो सूख गई हैं, उन नदियों में जब जल आएगा, वो जल गंगा जी में पहुँचेगा, और जो जल वहाँ पर पहुँचेगा तो जल मार्ग भी हम विकसित करेंगे। जल मार्ग में अभी हमने देखा कि एक क्रूज अभी यात्रा कर रहा है, जिसको काशी से अभी जिसका शुभारंभ हुआ है, बांग्लादेश होकर के वो गुवाहाटी तक जाएगा, कई नदियों से होकर के गुजरने वाला है, और 3 साल तक की उसकी बुकिंग हो गई। ये तो हो गया ऐसे जो लोग उसको पे कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी नावें, जल मार्ग
फिर से चलने लग जाए। तो जलमार्ग तभी चलेगा जब वो एनवायरमेंटल फ्लो बना रहेगा, नदी में पर्याप्त जल होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम गंगा नदी को अगर आबिरल धारा सब जगह चालू कर दी जाए तो उससे हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, अर्थगंगा का तात्पर्य यही है और हेतु भी यही है कि एक तो जलमार्ग फिर से पुनर्जीवित हों, जलमार्गों पर काम होना शुरू हो, लोगों को कम कीमत पर आवागमन भी हो और हमारा ट्रांसपोर्ट भी उससे हो सके। और परिवहन के साथ साथ में एक बहुत बड़ी बात हुई है प्राकृतिक खेती की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा है कि नदियों में प्रदूषित जल ना जाए और जो केमिकल से रासायनिक खेती हो रही है, जो रासायनिक का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग हो रहा है या पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो किसी न किसी रूप में नदियों में पहुंच रहे हैं, जल में पहुंच रहे हैं। तो हम अगर नदी से 50 किलोमीटर दूरी तक प्राकृतिक खेती करें तो किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन अनेक संस्थाओं को, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से और सहकार भारती के सहयोग से, अभी पूज्य चिदानंद जी, पूज्य रामदेव बाबा जी, ऐसे सभी के साथ में जो बड़ी संस्थाएं हैं उनके साथ में MOU कर रहे हैं। और उसका यही लाभ है कि जो किसान है, जो नदी के किनारे, गंगा जी के किनारे खेती कर रहा है, वो अब रासायनिक खेती न करके प्राकृतिक खेती करे। और जब वो प्राकृतिक खेती से उपज होगी, चाहे वो अनाज हो, दलहन हो, तिलहन हो, फल हो, सब्जी हो, मसाले हो, इनकी जब प्राकृतिक खेती होगी तो उनको एक अच्छा मूल्य मिलेगा और वो किसानों को उसका एक अच्छा लाभ होगा। आप गंगा नदी के इस योजना में बहुत करीब से जुड़े हैं। हम ये देखते थे कि ये माना जाता था कि 1932 में जो तत्कालीन कमिश्नर थे हॉकिंस करके, उन्होंने सबसे पहले गंगा नदी में नाले को जोड़ा था। उसके बाद जो औद्योगिकरण की वो थी वो जुड़ी। तो आपको उस समय में और इस समय में क्या अंतर दिखाई देता है जिससे गंगा प्रदूषित हो रही है? अपनी भारतीय संस्कृति, सभ्यता और इसके संरक्षण संवर्धन के लिए अपने प्रधानमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में संपूर्ण देश में काम चल रहा है। अभी G20 का नेतृत्व करने को अपने को मिला है। उसमें अपने देश में हम अपनी जो नदियां हैं, अपने जो पर्वत हैं, अपने जो किले हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, उन सब के संरक्षण संवर्धन का हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये मुगल काल में एक समय ऐसा था कि जब हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री नदी में स्नान करने के लिए जाते थे तो उनको टैक्स देना पड़ता था। और फिर अंग्रेज़ों के काल में क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो श्रद्धा के स्थान हैं, भारतीय सनातन सभ्यता के, भारतीय संस्कृति में नदियों का, पर्वतों का, प्रकृति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रकृति के साथ भारत के लोग परस्पर पूरकता के साथ जीते हैं, उनको भगवान मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके संरक्षण संवर्धन का काम करते हैं। तो अंग्रेज़ों के काल में, गुलामी के काल में ये हुआ कि हमारी जो पवित्र नदियाँ हैं इनमें प्रदूषित जल छोड़ा गया। और हम देखते हैं कि चाहे छोटे शहर हों या बड़े शहर हों, कानपुर में तो इतना बड़ा नाला था कि वो नदी से भी बड़ा उसका स्वरूप था। लेकिन आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री महोदय, भारत के जल शक्ति मंत्री महोदय के प्रयत्नों के कारण वो शीशामऊ नाला बंद हो गया, सेल्फी पॉइंट बन गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतनी मेहनत की और इतना उसका क्लोज मॉनिटरिंग किया कि आज वो जो टेंडरीज का पानी था, जो चमड़े उद्योग का पानी था, जो कानपुर शहर का पूरा जल जाता था, प्रदूषित जल गंगा जी में, उसको बंद किया। तो गुलामी के काल में ये हुआ है और हम तो ये मानते हैं कि जानबूझकर के ही ऐसा हुआ है कि जो हमारे श्रद्धा के स्थान हैं, श्रद्धा स्थल हैं, उनको हमारी समाप्त संस्कृति के ऊपर आक्रमण किया। संस्कृति के ऊपर वो आक्रमण था और इसीलिए हमारे देश की आबादी अब बढ़ गई है, जनसंख्या वृद्धि हुई है, नदियों में जल कम हुआ है। धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि वर्षा का प्रतिशत भी कम हो रहा है, छोटी छोटी नदियां समाप्त हो रही हैं, अतिक्रमण हो रहे हैं, तालाबों पे अतिक्रमण हो रहे हैं, तालाब समाप्त हो रहे हैं। हम देखते हैं कि देश भर में अपने जितने भी राजा महाराजा हुए हैं उन्होंने बहुत तालाब बनवाए थे और उन तालाबों में ही जो जल ज़मीन के अंदर जाता था वो नदियों तक पहुंचता था। एक फ्लड प्लेन कहते हैं, नदी के किनारे की ज़मीन को खाली रखते थे, वहाँ जंगल होते थे, वो पेड़ों का जो जल होता था वो रिस रिस करके धीरे धीरे नदियों में पहुँचता था। आज नदियों के किनारे इतना अतिक्रमण हो गया है, इतने भवन बन गए हैं कि वो जितने भी नदी तक पहुंचने वाला जो मार्ग था जल का, वो अवरुद्ध हो रहा है।
तो इस पर भी काम होना शुरू हुआ है। इसका भी सर्वेक्षण हुआ है कि हमारे छोटे शहर, बड़े शहरों में NIUA जो अर्बन मिनिस्ट्री का विभाग है, केवल बड़े शहरों पर यही काम कर रहा है कि हम नदियों में प्रदूषित जल न पहुंचाएं और नदी पर जो नदी किनारे अतिक्रमण हुआ है उसको ठीक करें, फ्लड प्लेन्स को ठीक करें और वहाँ वर्षा का जल कम से कम वर्षा में तो एक बार नदी के अंदर, इसके ज़मीन के अंदर जाए और उसके माध्यम से नदियों तक पहुँचे। डॉक्टर भरत पाठक, जैसा हम देखते हैं और मानते भी हैं, हमारा देश भी मानता है कि नदी या पानी और उस पर गंगा नदी, ये सबकी जीवनदायिनी है, संस्कृति है वो। तो इतना सब होने के बावजूद भी, इतनी योजनाएं चालू होने के बाद भी इन योजनाओं की बहुत धीमी गति है। अगर हम कैग की रिपोर्ट देखें तो आपके जो केवल अभी 13 कार्य पूर्ण हुए हैं, जबकि 73 पर काम चल रहा है। हमें इस योजना के अंतर्गत 151 घाट बनाने थे, लेकिन अभी तक केवल 36 बने हैं। तो आपकी हिसाब से ये देरी में कहाँ पे हो रही है, इसमें क्या कारण है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी समय समय पर बैठक करते हैं, समीक्षा भी करते हैं। जल शक्ति मंत्रालय भी समीक्षा करता है, जल शक्ति मंत्री महोदय भी करते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक नियमित रूप से, जो जिला गंगा समिति हैं जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं, सचिव वन विभाग के अधिकारी होते हैं, जिले के प्रमुख लोग उस समिति में होते हैं, इतनी क्लोज मॉनिटरिंग उसका शुरू किया है कि प्रति माह, प्रति 2 माह, प्रति 3 माह में बैठक हो, उसको जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाए, प्रगति को बताया जाए। लेकिन उसके बाद भी जो पानी का विषय है ये राज्य का विषय है और अपने देश में केंद्र और राज्य के संबंधों को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। और इस विषय पर जब भी कोई काम होगा, चाहे घाट बनेंगे, चाहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, चाहे कोई भी काम होगा, पायलट प्रोजेक्ट को तो हम लोग राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन या केंद्र सरकार किसी बड़े संस्थान के माध्यम से कर सकती है। विश्व बैंक भी सहयोग कर रहा है, दुनिया के कई देश इसमें सहयोग कर रहे हैं, जर्मनी है, जापान है, उनकी तकनीकी भी इस काम में प्रयोग में लाई जा रही है, इजराइल की भी तकनीकी प्रयोग में लाई जा रही है। काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पर गति जो कम है उसका मूल कारण ये है धन का अभाव नहीं है। केंद्र सरकार ने जितनी आवश्यकता है उतना धन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया है, लेकिन राज्य सरकार के विभागों को जितनी सक्रियता से काम करना चाहिए, कई राज्यों में उतनी सक्रियता से काम नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी प्रकार से काम चल रहा है, समयबद्ध काम चल रहा है और उसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। उत्तराखंड में हम कह सकते हैं कि नमामि गंगे परियोजना का 90% काम पूर्ण हो गया है, केवल 10% काम शेष है। तो ऐसे अब धीरे धीरे यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मॉनिटरिंग के कारण से, राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लगातार बात करने के कारण से अब बंगाल में भी, झारखंड में भी, बिहार में भी कामों में गति आई है। अभी आपने उत्तराखंड का नाम लिया। अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं कि उत्तराखंड के जोशीमठ में एक प्राकृतिक आपदा आई है। तो मैं ये दर्शकों के साथ जानना चाहूँगा कि आपके नमामि गंगा योजना के अंतर्गत जो गंगा नदी का उद्गम स्थान है, गंगोत्री या गौमुख से हरिद्वार तक उत्तराखंड लगता है, इसके लिए क्या कोई विशेष योजनाएं हैं? जो कि जैसा कई लोगों की ये धारणा भी है कि ये नई नई योजनाएं आ रही हैं जिससे हमारा उत्तराखंड प्रभावित हो रहा है। नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने जो भी काम वहाँ हाथ में उत्तराखंड में लिए हैं, उसमें प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए ही कामों को लिया है। एक तो पुराने घाटों का जीर्णोद्धार है, नए कंस्ट्रक्शंस को महत्व वहाँ नहीं दिया है। दूसरा, जो प्रदूषित जल नदी में जा रहा है उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसके लिए भी जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं वो भी अलग अलग प्रकार से नई नई तकनीकी के माध्यम से बन रहे हैं और बहुत बड़े स्ट्रक्चर ना बनाए जाएं, ये वहाँ पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की तरफ से प्रयास किया गया है। दूसरा काम ये किया है कि वर्षा जल संरक्षण के लिए जो प्राचीन पद्धति थी, उस प्राचीन पद्धति को भी महत्व देने के लिए वहाँ की स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं को जोड़ करके, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को साथ में लेकर के और वहाँ जल संरक्षण का काम किया जा रहा है। और नदियों में प्रवाह वहाँ तेज गति से होता है, उस प्रवाह को कम करने के लिए भी जो मानक तय हुए हैं उनमें इन बातों को ध्यान में रखा गया है कि प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ ना हो। अभी जिन बातों के कारण ये क्षति हो रही है, या हम सुन रहे हैं कि पर्यावरण संतुलन, वहाँ के पहाड़ों में अधिक क्षरण होना,
तो ये सब जो पहले की परियोजनाएं हैं उन परियोजनाओं के कारण से हो रहा है। अभी अध्ययन हो रहा है तो ध्यान में आएगा और हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा, देशवासियों को भी पता चलेगा कि इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन नमामि गंगे परियोजना में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि हम अपनी प्राचीन परंपराओं को ध्यान में रखते हुए उनके संरक्षण संवर्धन करते हुए और जो पुरानी तकनीकियाँ थीं उनको ही इस्तेमाल करके और काम किया जा रहा है। अच्छा, आपकी जो नमामि गंगे योजना है उसके अंतर्गत जैसा आपने बताया कि घाटों के साथ साथ वन क्षेत्र का भी विस्तार कर रहे हैं आप। हाँ, वन क्षेत्र का बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार हो रहा है और ख़ास करके औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं और ऐसे पौधों को लगाया जा रहा है नदी किनारे में जिसमें बूंद बूंद जल रुकता है। हम लोग सुने होंगे कि अर्जुन के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, ऊमर के वृक्ष हैं। ऐसे वृक्षों को खोज करके लगाया जा रहा है जिनमें पानी रुकता है बहुत देर तक और फिर धीरे धीरे वो रिस करके नदियों में जाता है। तो उनका पहचान हुई है कि हमें किस प्रकार के वृक्ष लगाना चाहिए और देश भर में जो वन विभाग है, जिला गंगा समिति के जो सचिव होते हैं वो वन विभाग के अधिकारी होते हैं, वन मंडलाधिकारी होते हैं और वो विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं कि जिन राज्यों में जो पौधे, औषधीय पौधे पहले से उग रहे हैं या इंडेंजर्ड प्लांट हैं, समाप्त हो रहे हैं, उनको वहाँ पे लगाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड में तो स्वामी चिदानंद जी ने अभी रुद्राक्ष के लाखों की संख्या में पौधे वहाँ रुद्राक्ष के वो दे रहे हैं अपनी ओर से और लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे प्रयत्न चल रहे हैं जिसमें राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ये विशेष रूप से प्रयास कर रहा है कि नदी तट पर औषधीय पौधे ही रोपित किए जाएं और ऐसे पौधे रोपित किए जाएं जिनमें पानी रिटेन होता है, रुकता है और धीरे धीरे रिसता है और वो जल फिर नदियों में पहुंचता है। अच्छा डॉक्टर भरत पाठक जी, आपकी इस योजना में एक चरण है जिसमें मछलियों के द्वारा भी आप गंगा नदी को शुद्धिकरण के लिए उपयोग कर रहे हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे? स्थान स्थान पर जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फिशरीज़ का, उसकी मदद लेकर के, और हम लोग कई बार समाचार में देखते होंगे कि प्रयागराज में नदी पर मछलियों को छोड़ा गया, मछलियों की ऐसी प्रजातियों को छोड़ा गया जो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती हैं, जो प्रदूषित जल को शुद्ध करती हैं। और अपने गंगा नदी में डॉल्फिन की संख्या, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन जिसको सॉस भी कहते हैं, तो वो बहुत बड़ी संख्या में थी, धीरे धीरे वो समाप्त हुई, लुप्त प्राय सी हो गई। लेकिन अपने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के प्रयत्नों के कारण और जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसके सहयोग से, सिफरी के सहयोग से, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से हम लोग मछलियों की प्रजातियों को प्रयागराज में, काशी में, मुंगेर में, ऐसे स्थानों पर जहाँ जल स्तर है और जहाँ मछली पालन किया जा सकता है वहाँ कर रहे हैं। और मछुआरों का भी रोजगार प्रभावित ना हो इसलिए उनको भी अलग अलग स्थानों पर ऐसी मछलियाँ, उनको मछलियों के बीज दिए जा रहे हैं कि जहाँ पर वो मछली पालन कर सकते हैं, उनका व्यवसाय भी चल सकता है। तो उन जो मछुआरे हैं, केवट हैं, निषाद हैं, नदी तट पर या जो अर्धगंगा में जैसे जो उनको रोजगार मिला हुआ है वो प्रभावित ना हो, तो इन बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है कि मछली पालन भी हो और प्रदूषित जल को भी शुद्ध करने के लिए मछलियाँ और सॉस और डॉल्फिन ये हमारे काम में सहायक हों। भरत पाठक जी, आपकी जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, इससे और क्या क्या दर्शकों को हम मैसेज दे सकते हैं? नमामि गंगे अभियान के बारे में हमारे देश के लोगों को इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारे देश के लोग चिंतित रहते हैं कि जहां हमारे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल हैं और जहां हम स्नान के लिए जाते हैं, गंगोत्री से गंगा सागर तक, हमारे यहाँ कहा भी गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो गंगा जी गंगा सागर में पहुँच करके समुद्र में मिलती हैं। तो सभी की अपेक्षा रहती है कि जीवन में कभी न कभी एक बार हम गंगा सागर जाएं, एक बार काशी जाएं, एक बार प्रयागराज जाएं। वैसे तो अपने यहाँ परंपरा, मान्यता भारत में ये है कि हमारे यहाँ जितनी भी नदियाँ हैं वो गंगा का स्वरूप हैं, जो भी हमारे जल स्रोत हैं वो गंगा का स्वरूप हैं, तो हम उनको गंगा ही मानते हैं। आज हम गोवा में हैं तो यहाँ की जो मांडवी नदी है वो भी गंगा का स्वरूप है। तो हम ये चाहते हैं, हमारे देशवासी ये चाहते हैं कि जिन्हें हम गंगा मानते हैं उनको हम निर्मल अविरल बहने दें और उनके आशीर्वाद से ही हमारा जीवन चलने वाला है। तो इसलिए हम अपने देशवासियों का, उनको, उनके मन को रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय नमामि गंगे परियोजना पर काम कर रहे हैं।
दर्शकों, जैसा आपने आज इस चर्चा में देखा कि जल का कितना महत्व है, जल ही जीवन है। ये कहा जाता है कि मानो तो मैं गंगा जल हूँ, ना मानो तो बहता पानी। दर्शकों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि यदि आप इस जल को गंगा मानते हैं तो, और यदि आप इसको केवल जल मानते हैं तो भी इस जीवन उपयोगी चीज़ को बचाइए, इसका संरक्षण कीजिए और देश के साथ, अपने समाज के साथ, इसके पर्यावरण के संतुलन के साथ इन स्रोतों को बचाइए, अपना सहयोग कीजिए। श्री भरत पाठक जी, आप इस चर्चा में हमारे दूरदर्शन केंद्र पणजी में पधारे, जिसके लिए मैं दूरदर्शन केंद्र पणजी की तरफ से और समस्त दर्शकों की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।